नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का आज महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें UGC नेट परीक्षा का जो प्रथम इकाई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों को हमने यहाँ पर समाहित किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं 2 बार 2019 में और 2021 में नेट क्वालिफाई किया है। फर्स्ट टाइम में मेरा स्कोर था 84 पॉइंट और कुछ था, दूसरे में है 93 पॉइंट और कुछ पॉइंट आया हुआ है। तो इसलिए ये सारे वीडियो मैंने विशेषकर नेट JRF के लिए मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। उसमें से एक जो हिंदी भाषा और उसका विकास हमने यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी भाषा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जो मेरे स्वयं के अनुभव और बुक्स पर आधारित है। तो आइए चलते हैं हिंदी और उसके विकास से संबंधित प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों या भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखिए साथियों, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। यहाँ पर उत्तर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप भी अंदाज़ा लगा करके अपना ऑप्शन चुन सकते हैं और आप कितना जानते हैं इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में साथी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये 3 कालों में विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ब 3 भाग सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ कब से कब तक हुआ? आप ऑप्शन देखिए, अ नंबर, ब नंबर, स नंबर, द नंबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अन्य का विकास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रथम है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, आप उसी से संबंधित है। पहला हमने देखा था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब आ जाएगा दूसरे में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी इसका उत्तर हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड के बारे में। ये इसका तीसरा प्रकार है, किसका? भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का। पहला हमने देखा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कब से कब तक हुआ है। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक सीरियल वाइज चल रहा है। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ब नंबर। 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक
जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ वहाँ से शुरू हुआ। यानी हमारी जो यात्राएं हैं भाषा की, भारतीय आर्य भाषाओं की, 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर के प्राचीन भारतीय से लेकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक 1000 ईस्वी पूर्व से जो अभी तक चल रहा है आज तक, ये उसका तीनों कालों में विभाजन हो गया। तो पहला हो गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और तीसरा हो जाएगा भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईसा पूर्व से अब तक। उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कौन लोग महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे? ऑप्शन देखिए, आर्य लोग, पुर्तगाली लोग, अंग्रेज लोग, ईरानी लोग। आपका उत्तर हो जाएगा द नंबर ईरानी लोग। ईरानी लोग महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। चलते हैं 6ठे नंबर की ओर। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किसने किया? यह हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल नेट और जेआरएफ में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। जो सामान्य चलती फिरती प्रश्न है अब उसको नहीं पूछा जा रहा है। आप इसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा, डीप स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए हमने अपने अनुभव के आधार पर ये अंदर के प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किसने किया? उत्तर हो जाएगा ब और श दोनों ने, अर्थात अरबों ने भी किया और फारसियों ने किया। अरबों और फारसियों ने, क्योंकि आप सबको मालूम है हिंदी का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया था। तो इसलिए हिंदी का प्रयोग अरबियों ने और फारसियों ने ही किया। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 7वें नंबर की ओर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन देखिए, भारतीय परिवार, यूरोपीय परिवार, भारोपीय परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, भारोपीय, यानी भारत यूरोपीय दोनों की मिश्रित परिवार की भाषा है, जिसको कहा जाता है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी मानी जाती है। चलते हैं 8वें नंबर की ओर। वैदिक संस्कृत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप सबको मालूम है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के 2 भाग हैं। उसमें से वैदिक संस्कृत के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, 4 भाग हैं, 3 भाग हैं, 5 भाग हैं। आपका उत्तर हो जाएगा स नंबर, 3 भाग हैं साथियों। कौन कौन से 3 भाग? आपको नेक्स्ट प्रश्न में भी मिलेगा, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। चलते हैं 9वें नंबर की ओर। इनमें से कौन वैदिक संस्कृत का भाग नहीं है? देखिए, हमने पिछले में आपको बता दिया था वैदिक संस्कृत का भाग नहीं है। ऑप्शन देखिए, पुराण, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। कौन सा नहीं है? अ नंबर नहीं है, पुराण नहीं है, बाकी तीनों हैं साथियों। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 3 भाग हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है एवं उपनिषद है। ये तीनों हैं, पुराण नहीं है। 10वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। चारों वेद
किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखिए, पुराण के अंतर्गत, संहिता के अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत, उपनिषद के अंतर्गत। उत्तर आ जाएगा संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं। 4 वेद आप सबको मालूम होगा, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे संबंधित भी प्रश्न मैंने अगले प्रश्नों में समाहित किया हूँ। अब देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चारों वेदों और उसके विषयों का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है साथियों, जनरल हिंदी के प्रश्नों में भी और नेट में तो फिर इसका इम्पोर्टेंस है ही, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऋग्वेद आपका सही जोड़ी यहाँ पर उत्तर में हमने सीधा डाल दिया है साथियों। देखिए ऋग्वेद में 2 नंबर है, देवताओं की स्तुतियाँ हैं। यजुर्वेद में मंत्रों का समावेश किया गया है। सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा की गई है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र टोने टोटके। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों कि सामवेद किससे संबंधित है। वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पर आपको ये चारों का हमने स्पष्टीकरण कर दिया। ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियाँ हैं, यजुर्वेद मंत्र से संबंधित है, सामवेद संगीत के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित है। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने सूक्त और ऋचाएँ हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये चूँकि हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित है, इसलिए हमने पुराने से पुराने संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रश्न समाहित किया है। तो ऋग्वेद में ऑप्शन देखिए, स नंबर आ रहा है। कितने हो जाएगा इसमें? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। आप याद रख लीजिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त और ऋचाएँ हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं और इसके अलावा 10 मंडल भी हैं। हमने उसको नहीं लिखा, लंबा उत्तर हो जाएगा करके आप ऐसे मौखिक सुन लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नंबर देखिए, 100, ब 108, स 110, द 120। उत्तर आपके सामने है। ब नंबर 108। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है। 4 वेद आप सबको मालूम है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद। ये आप ध्यान रख लीजिए। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? बहुत ही सरल है और बार बार पूछे जाते रहे इस तरह के प्रश्न। संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, अभ्रंश भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। स नंबर पाली भाषा में। तो इस तरह से पाली भाषा बौद्ध साहित्य से बौद्धों के संबंधित संपूर्ण जानकारी पाली भाषा में मिलती है। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। सौरसेनी प्राकृत मुख्यतः किस क्षेत्र के आसपास की बोली थी? जो सौरसेनी प्राकृत हम लोग पढ़ते हैं, यह
किस क्षेत्र से संबंधित आसपास की बोली है? दिल्ली की, अवध की, पटना की या मथुरा क्षेत्र की? उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन। मथुरा और उसके आसपास की बोली को कहा जाता है सौरसेनी प्राकृत। और आपको मालूम है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ये भी याद रख लीजिए। अपभ्रंश और उसकी भाषाओं का क्षेत्रीय रूप, अपभ्रंश 7 हैं और उसकी क्षेत्रीय भाषाएं उससे संबंधित हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक किस भाषा के प्रमुख ग्रंथ हैं? देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक संस्कृत भाषा के, प्राकृत भाषा के, पाली भाषा के, अपभ्रंश के। उत्तर हो जाएगा पाली भाषा के। ये सारे बौद्ध साहित्य और ग्रंथ हैं साथियों, ये भी ध्यान रख लीजिए। मान लो प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सुत्त पिटक, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, वहाँ से ही एक प्रश्न बन जाएगा। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 17वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। प्राकृत प्रकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्राकृत प्रकाश हेमचंद्र की, वररुचि की, राजशेखर की, शूद्रक की? उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर ऑप्शन है। वररुचि नामक विद्वान था, उनकी सर्वप्रथम रचना है प्राकृत प्रकाश। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? हेमचंद, वररुचि, राजशेखर, शूद्रक। हमने पिछले में देखा प्राकृत प्रकाश है, प्राकृत प्रकाश वररुचि का है, लेकिन प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र का है। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र है और हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिए, हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। 19वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है साथियों, देखिए क्वेश्चन में हमने समाहित कर दिया। किसको प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है? हमने उत्तर में चर्चा कर दिया हेमचंद्र, द नंबर ऑप्शन। हेमचंद्र जिसकी प्रसिद्ध रचना है प्राकृत व्याकरण, और हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। 20वें नंबर प्रश्न में देखते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश किसमें दिए थे? संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी में, अपभ्रंश में? यहाँ पर देखिए साथियों, ये बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। और महावीर स्वामी ने अपने धर्म से संबंधित उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए। उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन। 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैनाचार्यों ने अर्धमागधी को और किन किन नामों से पुकारा था? जो जैन आचार्य हैं, जिनकी भाषा प्राकृत रही है, पाली तो बौद्धों की रही है, प्राकृत जैनों की भाषा रही है। तो जैनाचार्यों ने अर्धमागधी को किन किन नामों से पुकारा है? ऑप्शन देखिए, आर्ष, आरसी, आदि भाषा, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
जैनाचार्य ने अर्धमागधी को क्या क्या नाम दिया? आर्ष भी कहा, आरसी भी कहा, आदि भाषा भी कहा। तीनों नाम दिए हैं जैन आचार्यों ने। किसको? अर्धमागधी। 22वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मृच्छकटिकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत ही सरल और हिंदी का हर कोई विद्यार्थी जानता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मृच्छकटिकम शूद्रक नामक विद्वान था, उनकी प्रसिद्ध रचना है। अ नंबर ऑप्शन सही। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट्ट ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? देसी भाषा, ग्राम भाषा, विदेशी भाषा, नागर भाषा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, ग्राम भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद्र ने और वाग्भट्ट दोनों ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ग्राम भाषा नाम दिया है, याद रख लीजिए, ग्राम भाषा। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। दुहा अर्थात दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? संस्कृत का, प्राकृत का, अर्धमागधी का, अपभ्रंश का। उत्तर हो जाएगा द नंबर साथियों, अपभ्रंश भाषा का शब्द है, क्योंकि अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। तो दुहा जो सुधर कर दोहा हुआ, जो छंद है दोहा छंद, वह है अपभ्रंश भाषा से संबंधित है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। 25 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस ग्रंथ में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महापुराण, पौंचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। उत्तर हो जाएगा पौंचर्यु। पौंचर्यु को साथियों एक अपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। आप सबको मालूम है स्वयंभू की 3 रचना है, पौंचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। तो इसमें पौंचर्यु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब नंबर ऑप्शन। 26 क्वेश्चन में चलते हैं। जसहर चरियु किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए साथियों, जसहर चरियु ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। उत्तर हो जाएगा स नंबर, पुष्पदंत। पुष्पदंत का महापुराण आप सबको मालूम है, महापुराण, राय कुमार चरियु और जसहर चरियु, इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन? पुष्पदंत का महापुराण सबको मालूम है, राय कुमार चरियु और जसहर चरियु, ये तीनों ही किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है, जो स नंबर ऑप्शन है। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल है, आप सबको मालूम भी होगा, हिंदी साहित्य से संबंधित। द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। कहीं कहीं पर अब्दुल भी लिख दिया जाता है, अब्दुल या अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, संदेश रासक। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? देखिए, अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है, आदि काव्य है। ये वास्तव में साथियों संदेश रासक को खंड काव्य माना जाता है। तो संदेश रासक एक तरह का खंड काव्य है, जो अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। और नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। करकम उच्चरित अपभ्रंश काल की किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा। करकम उच्चरित
अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है स्वयंभू की, धनपाल की, कनकामर मुनि की, अब्दुल रहमान की। उत्तर हो जाएगा कनकामर मुनि की प्रसिद्ध रचना है करकम उचरित। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। उकार बहुला भाषा किसे कहा गया? ऑप्शन देखिए, संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को, अपभ्रंश को। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर ऑप्शन, अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला भाषा कहा गया है। 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पैशाची अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? देखिए, पैशाची अपभ्रंश से संबंधित भाषा हिंदी भाषा, सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा, पहाड़ी भाषा। उत्तर हो जाएगा स नंबर, क्या हो जाएगा? पंजाबी भाषा है। पैशाची का संबंध पैशाची पंजाबी से है। जैसे सौरसेनी का अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती से है, वैसे ही पैशाची अपभ्रंश का संबंध पंजाबी भाषा से है। स नंबर। चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। खस अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? खस, ये अपभ्रंश और उसकी भाषाओं से संबंधित प्रश्न है साथियों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। खस का संबंध है द नंबर ऑप्शन, पहाड़ी भाषा। हमने अभी देखा पंजाबी पैशाची से संबंधित है और खस अपभ्रंश पहाड़ी भाषा से संबंधित है। खस पहाड़ी। 33 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। सिंधी भाषा किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? सिंधी, सिंधी भाषा देखिए, पैशाची अपभ्रंश, प्राचीन अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो सिंधी भाषा है ब्राचड़ अपभ्रंश। सौरसेनी का हमने देख लिया शुरू में। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी से संबंधित है, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, पैशाची पंजाबी से संबंधित है। तो कौन बच गया? आपका सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्रंश से संबंधित है, जो कि ब नंबर ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गुजराती भाषा किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? महत्वपूर्ण है। गुजराती भाषा पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही विस्तार से बताया था। उत्तर हो जाएगा स नंबर, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में 3 भाषाएं शामिल हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इनके भी अलग अलग भाग हैं। पश्चिमी हिंदी में अलग है, राजस्थानी हिंदी में अलग है, गुजराती में अलग है। हम आपको अगले प्रश्नों में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गुजराती हिंदी का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से है। स नंबर ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। बांग्ला और उड़िया भाषा किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? बांग्ला और उड़िया, पैशाची, ब्राचड़, सौरसेनी, मागधी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, मागधी अपभ्रंश से संबंधित है बांग्ला और उड़िया भाषा का संबंध। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 भाषाएं शामिल हैं, बिहारी हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत और भाषाएं हैं साथियों। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं आपका मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये सब बिहारी हिंदी, जो बिहार के अलग अलग जिलों से संबंधित भाषाएं हैं, वो सब शामिल होते हैं। तो बांग्ला और उड़िया भाषा किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? मागधी अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है।
देखिए पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है अवधी, बुंदेली, मारवाड़ी, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर। देखिए आपको पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत है? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है बुंदेली। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारी भाषाएं किसके अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत उनकी प्रमुख बोली है। उसमें से एक है ब नंबर बुंदेली। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। मारवाड़ी देखिए, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है। भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। तो पश्चिमी हिंदी बुंदेली है। चलते हैं 37 नंबर की ओर। राजस्थानी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। देखिए हमने यहाँ पर बताया था अवधी, बुंदेली, मालवी, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के क्षेत्र में 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और चौथा है जयपुरी। कौन कौन से आ गया? मालवी, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। ये 4 राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें देख लिए कौन सा है? स नंबर ऑप्शन मालवी। मालवी मतलब जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, मालवा क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, देवास, उस क्षेत्र से संबंधित भाषाएं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। स नंबर ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं पहाड़ी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ऑप्शन देखिए कन्नौजी, अवधी, मारवाड़ी, नेपाली। उत्तर हो जाएगा द नंबर साथियों, नेपाली। नेपाली है वह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह पहाड़ से संबंधित यानी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र से संबंधित भाषाओं को शामिल किया गया है पहाड़ी हिंदी में, जिसमें नेपाली भाषा भी समाहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाली, द नंबर ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। बघेली, बुंदेली, मारवाड़ी, भोजपुरी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर ऑप्शन बघेली। पूर्वी हिंदी में साथियों 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध यानी अयोध्या के आसपास के लोगों की बोली भाषा से संबंधित है। बघेली बघेलखंड, जिसका केंद्र माना जाता है रीवा। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, ये सारे क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वह कहलाती है बघेली। और बघेली का केंद्र माना जाता है रीवा को, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। तो पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली कौन सी बन गई? बघेली हो गई। बुंदेली पश्चिमी हिंदी का हो गया। मारवाड़ी राजस्थानी का हो गया। भोजपुरी बिहारी हिंदी का। ये सारे मैं विस्तार से बताते चल रहा हूँ साथियों, जिससे आपको सुन करके भी ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है या नोट कर लेना है, जो कि परीक्षा में कोई असमंजस या डाउट ना हो। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का एक दूसरा अन्य नाम है। खड़ी बोली बहुत कई बार हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों में पूछ दिया जाता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है? बांगरू, ढूढ़ाड़ी, कौरवी, जाटू। उत्तर हो जाएगा स नंबर कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम
क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है, या खड़ी बोली को कौरवी भी कह दिया जाता है। प्रश्न आंसर को क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कौरवी किस हिंदी की बोली है? तो उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली की। खड़ी बोली हिंदी की एक बोली है कौरवी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 41 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया था? बांगरू, ढूढ़ाड़ी, कौरवी, जाटू। आप सबको मालूम है जॉर्ज ग्रियर्सन एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं। उन्होंने हरियाणवी को क्या नाम दिया? आ नंबर नाम दिया, कौन सी? बांगरू नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था, जो हरियाणा के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। 42वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। जयपुरी बोली का एक दूसरा अन्य नाम क्या है? ये सारे याद रख लीजिए साथियों, परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो हमने पिछले में देखा कौरवी, और बांगरू, हरियाणवी की बांगरू किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया। उसी तरह से जयपुरी बोली का दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी। जयपुरी बोली का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या है? ढूढ़ाड़ी है साथियों, ढूढ़ाड़ी, जिसको जयपुरी कहा जाता है। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। हरियाणवी बोली का एक दूसरा अन्य नाम है। देखिए सबने तो हमको बता दिया, मगही, ढूढ़ाड़ी, कौरवी, जाटू। उत्तर हो जाएगा द नंबर जाटू। हरियाणवी बोली को किस नाम, एक अन्य नाम से जाना जाता है? जाटू नाम से माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाटों की संख्या अधिक है। हरियाणा में अहीर और जाट, अहीर मीन्स यादव और जाटों की बहुलता है, इसलिए हरियाणवी बोली का दूसरा नाम जाटू हो गया, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? बांगरू नाम दिया। और हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी किसके अपभ्रंश के अंतर्गत है? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। ये पूरा याद रख लीजिए साथ। अभी बताया पिछले में, ढूढ़ाड़ी जयपुरी, कौरवी हिंदी, मगही भोजपुरी से संबंधित है यानी बिहारी हिंदी से, और जाटू हरियाणवी से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अब भाषा से चल रहा है तो उससे संबंधित ही देखिए, रामायण, महाभारत, प्रिय प्रवास, सूरसागर। उत्तर हो जाएगा स नंबर प्रिय प्रवास। आप सबको मालूम है रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया, रामायण महाभारत संस्कृत में लिखे गए। सूरसागर सूरदास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखा गया। लेकिन प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? आप कमेंट करके बताइए। उत्तर मैं बता देता हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना, उनका महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर। रामपुर उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली भाषा बोली जाती है? ये भी आजकल पूछ दिया जाता है साथियों। जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ दिया जाता है, रामपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा, मालवी भाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली। उत्तर हो जाएगा द नंबर खड़ी बोली जाती है रामपुर के अंतर्गत। रामपुर यानी उत्तर प्रदेश का
एक महत्वपूर्ण जिला है साथियों, वहाँ पर खड़ी बोली जाती है। मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर, ये सब में खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो दिल्ली के आसपास के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली गद्यकार है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, द उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा, ये तीनों ही खड़ी बोली के प्रसिद्ध गद्यकार है साथियों। सदल मिश्र भी है, लल्लू लाल भी है, और सदा सुखलाल, जिसको नियाजी नाम से भी जाना जाता है, नियाज कहा जाता है। नियाज किसका एक उपनाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा सदा सुखलाल। ये तीनों ही गद्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंधित है। तीनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल, ये तीनों उससे जुड़े थे। चलते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? बहुत ही सरल है लेकिन कठिन भी है। नंददास, नाभादास, सूरदास, जगन्नाथ दास। उत्तर देखिए साथियों, ब नंबर नाभादास। देखिए यहाँ पर सूरदास को तो सब लोग जानते, इसलिए हमने सूरदास को नहीं लिया साथियों। सूरदास को सबको मालूम है, और ब्रजभाषा का कवि है। तुलसीदास को सबको मालूम है, अवधी भाषा का कवि है, तो इसलिए हमने उनको यहाँ पर स नंबर ऑप्शन में रख दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ब्रजभाषा का कवि नहीं है। नंददास है, सूरदास भी है, जगन्नाथ दास भी है, ये सारे ब्रजभाषा के हैं। इसमें कौन नहीं है? नाभादास नहीं है। नाभादास अवधी भाषा के कवि है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कवि, ब्रजभाषा का कवि नहीं है, तो इसमें नाभादास आ जाएगा। नाभादास अवधी भाषा के कवि है। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? देखिए, पिछले में हमने पूछा ब्रजभाषा का कवि नहीं है, इसमें अवधी भाषा का कवि नहीं है। जायसी, नाभादास, घनानंद, अग्रदास। इसमें साथियों घनानंद, आप सबको मालूम है, ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद ब्रजभाषा के कवि हैं, न कि अवधी भाषा। जायसी, नाभादास, अग्रदास, ये तीनों अवधी भाषा के कवि हैं, लेकिन घनानंद ब्रजभाषा के कवि हैं। और घनानंद को मालूम है प्रेम का पीर भी कहा जाता है, आप याद रख लीजिए साथियों, प्रेम का पीर। चलते हैं 49वें प्रश्न की ओर। किस बोली में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति होती है? महाप्राणीकरण अवधी भाषा में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, छत्तीसगढ़ी में। उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, छत्तीसगढ़ी भाषा में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर। 50वें नंबर प्रश्न में देखिए साथियों, पटना में कौन सी बोली भाषा बोली जाती है? पटना किसके अंतर्गत आता है? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है साथियों। भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो मगही पटना में बोली जाती है। 1 नंबर ऑप्शन देखिए, मगही के अंतर्गत है गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग। ये जिले मगही के अंतर्गत आते हैं।
तो इसको याद रख लीजिए। प्रश्न पूछ सकता है भोजपुरी। भोजपुरी बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है साथियों, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार का पश्चिमी हिस्सा, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, मऊ। देखिए कितने सारे ज़िले हैं। ये सारे कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित है और भोजपुरी से संबंधित है। और ये आता भोजपुरी किस में है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसलिए बिहार के भी ज़िले इसमें शामिल हैं, जैसे बक्सर, भोजपुर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सारण, सिवान, वैशाली, भभुआ। ये सारे ज़िले भोजपुरी के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये वास्तव में भोजपुरी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिहारी हिंदी के अंतर्गत है, लेकिन ये केवल बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग ऑलरेडी मैंने ज़िला बता दिया, और बिहार के कुछ ज़िलों में, दोनों राज्यों में भोजपुरी भाषा या बोली का विस्तार पाया जाता है। और यहाँ तक कि विदेशों में भी भोजपुरी का संबंध है। तो पटना किसके अंतर्गत आ गया? मगही बोली के अंतर्गत आ गया, यानी पटना में मगही बोली जाती है। चलते हैं आज का 51वां और अंतिम प्रश्न। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? बहुत ही सरल, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू। और हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है सरहापद। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा या सरहपाद भी बोला जाता है साथियों, सरहपा या सरहपाद, लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। तो इस तरह से साथियों हमने हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित 51 प्रश्न तो लिए, लेकिन हमने उससे संबंधित और अन्य जानकारियों को मिलाकर हमने लगभग 100 के आसपास प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आप इस तरह से अध्ययन करते रहिए और नेट की तैयारी करते रहिए और नेट में सफल होइए। नेक्स्ट वीडियो में के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यह प्रश्नोत्तरी कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको मैं अच्छा मार्गदर्शन, गाइडेंस दे सकूं अपने अनुभव के आधार पर। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।